नमस्कार। आज हम लोग बिहार की राजधानी पटना से, पटना जहां अगले फेज के चुनाव में वोटिंग भी होने वाली है, यानी कि 28 तारीख को जो वोट पड़ेंगे उसमें पटना भी वोट डालेगा। और इसलिए आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं पटना में, और हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के, या कहें कि बिहार के बहुत ही पुराने और ऐतिहासिक कॉलेज, पटना कॉलेज के कैंपस में। मेरे पीछे ये जो बहुत खूबसूरत इमारत आप देख रहे हैं वो पटना कॉलेज की इमारत है, और जो बिहार का बेहतरीन इतिहास रहा है, शानदार इतिहास रहा है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात हो या संस्कृति की बात हो, उसकी एक मिसाल है ये पटना कॉलेज, जो 1863 में बना था। और उसके बाद से कहते हैं कि पूरे ईस्ट में ये जो है वो बेहतरीन पढ़ाई का, ऊंची शिक्षा का एक मिसाल बन के हमेशा से रहा। और यहाँ के जो बहुत मशहूर लोग कुछ यहाँ से गुजरे हैं, उनके कुछ नाम, उनमें दिनकर शामिल हैं, उनमें बीसी रॉय शामिल हैं, उनमें मौलाना मजहरुल हक शामिल हैं। तो ये रहा पटना कॉलेज के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी। आप तमाम लोग जो बिहार के बाहर के हैं और जो हमें देख रहे हैं, जो बिहार के लोग हैं या जिनका बिहार से कोई वास्ता रहा है, वो जानते हैं इस कॉलेज को ज़रूर। ये अलग बात है कि पिछले कई सालों में जो तमाम कॉलेज बहुत ज़्यादा मशहूर थे वो उतनी अच्छी तालीम नहीं दे सके, लोग यहाँ से बाहर निकलने लगे, ये तमाम चीज़ें हुई हैं बिहार में। ये वही बिहार है जहाँ से गांधी जी ने अपने चंपारण में सत्याग्रह का जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो शुरू किया है। जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वो यहीं से दिया है। और पिछले 25 सालों में बिहार में जो देश में सामाजिक उथल पुथल रही, बिहार उसका आईना रहा। और अब जो है यहाँ ये वही बिहार है जहाँ पर मंडल और कमंडल भी टकराए थे। आपको याद होगा कि यहीं समस्तीपुर में आडवाणी को लालू जी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन जो समीकरण रहे हैं, राजनीतिक समीकरण, वो बेइंतहा बदल गए हैं, इतने कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अब तो समझ में नहीं आता कि कौन किसके साथ है। जो एक दूसरे के खिलाफ थे वो अब एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पे जो पैनल हमारे साथ मौजूद है, मैं आपको उनसे मिलवा दूँ। हमने कोशिश की है कि पटना के जो गिने चुने लोग हैं, नामी लोग हैं, उनको यहाँ पर बुलाएं और किसी भी नेता को इसमें शामिल ना करें, क्योंकि नेताओं को आप अक्सर सुनते रहते हैं, वही एक तरह की बातें हैं। पर हमारा मकसद ये है कि हम लोग वाकई, हम लोगों में से जो लोग हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, उनकी बात सुने। सबसे पहले आपसे मिला दूं प्रोफेसर साहिबाल गुप्ता, मेरे साथ यहाँ पे बिल्कुल बैठे हैं, मेंबर सेक्रेटरी हैं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के। हमारे साथ नवल किशोर चौधरी हैं, जो कि पटना कॉलेज, ये कॉलेज जहाँ पर हम बैठे हैं, वहाँ के पूर्व प्रिंसिपल रह चुके हैं। हमारे साथ राम उपदेश सिंह हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, IAS ऑफिसर रहे हैं यहाँ। और उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं ऋषिकेश सुलभ, लेखक हैं, जावेद अख्तर खान प्रोफेसर हैं हिंदी डिपार्टमेंट के TPS कॉलेज में, और नाटकों से, थिएटर से यहाँ पर वो जुड़े रहे हैं, और निवेदिता झा सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 28 तारीख को जो वोटिंग होगी और पटना वोट डालेगा, वहाँ से मैं शुरू करना चाहती हूँ कि आप तमाम लोग यहाँ पे वोट डालेंगे और वोट डालते आए हैं। तो जो आप जब वोट डालेंगे इस दफ़ा पटना में, प्रोफेसर साहिबाल गुप्ता आपसे शुरू कर लें, किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? मैं सुन रही थी प्रचार भाजपा का कि सरकार बदलने की बात हो रही है, तो सरकार बिहार की जनता ने पहले भी बदली है, और वो जो बदलाव यहाँ पर आया उसने कोई बदलाव लाया है, या जनता फिर उसे बदलने की तैयारी में? बिहार में पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में या उसके पहले डेवलपमेंट सब्सटैंटिव नहीं था, मगर पिछले 10 साल में एक सब्सटैंटिव डेवलपमेंट हुआ है जी। हम लोग चाहेंगे कि ये डेवलपमेंट कंटिन्यू रहे, इसमें चेंज नहीं हो। तो एसेंशियली डेवलपमेंट रहेगा। ये दूसरी बात है कि एनडीए भी जी कोशिश कर रहा है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट है या प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट का जो एजेंडा है उसको स्टील करे। मगर हम समझते हैं कि एक कुछ मामले में पॉजिटिव चीज़ है कि एनडीए और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, दोनों का ही डेवलपमेंट एक इम्पोर्टेंट एजेंडा रहा है। और हम लोग भी डेवलपमेंट को लेकर, टकराव है वो सुशासन और विकास का है, क्योंकि नीतीश कुमार सुशासन कुमार कहलाए, पर मोदी तो विकास के सिनोनिम है, पर्यायवाची है विकास के। तो वैसे में जनता क्या चुने, कौन सा विकास और कौन सा सुशासन? दोनों तो विकास की बात करते हैं, पर क्या दरअसल ये विकास है? विकास किसका, किसकी कीमत पर? जी जी, ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। ये दोनों घटक, जो दोनों खेमा है, दोनों से पूछना चाहते हैं। बिहार में क्या विकास संभव है भूमि सुधार के बिना? किसानों की स्थिति में सुधार हुए क्या विकास संभव है? मजदूरों को, खेती में काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी ना मिले, क्या विकास संभव है? मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल रहा हूं,
मैं आपको दुख के साथ कहना चाहता हूं, यह ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट माना जाता था जी। 75 शिक्षकों में मुश्किल से 1/3 रह गए, बहाली नहीं हुई शिक्षकों की। बड़े बड़े सवाल हैं शिक्षा के। कॉमन स्कूल सिस्टम आया था आयोग, क्या हुआ उसका? रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। डी बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो सवाल उठता है, शिक्षा के विकास के बिना, स्वास्थ्य के विकास के बिना, भूमि सुधार के बिना क्या विकास, किसका विकास? बिहार सामंतवादी राज्य है, यहाँ सामंतवाद था, जमींदारी थी जी, और सामंतवाद के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। डिस्कशन को केवल 2 खेमों में बांटकर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक तीसरा खेमा है लेफ्ट फ्रंट का। यह लेफ्ट फ्रंट एक ऐसा एजेंडा लेके चल रहा है जो बिहार में एक ऐसा विकास जो सबके लिए हो, एक ऐसा विकास जो डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म तीनों बातों को लागू करने में कमिटमेंट दे रहा है। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट की हालत क्या होगी कि यहाँ से लोग बाहर निकल के जा रहे हैं, आज तक जा रहे हैं बाहर निकल के बच्चे पढ़ने के लिए। बाहर क्यों जा रहे हैं? ध्वस्त है। हाँ। मैं आपको कहूं कि हर स्तर पर शिक्षा ध्वस्त है, स्कूली शिक्षा, फर्जी लेकिन शिक्षा। आपने शिक्षा ध्वस्त हुई है, शिक्षा व्यवस्था तो जंगल राज लालू के वक्त में था। अब जंगल राज जब सुशासन से बदला तो उस सुशासन में क्या कोई हालत में सुधार हुआ शिक्षा में? देखिए, शिक्षा ही एक दुर्भाग्य से एक ऐसा विषय था जो 10 साल पहले जब नीतीश जी शासन में आए तो और नीचे गया, पहले से भी नीचे गया। विकास हुआ, लॉ एंड ऑर्डर में महिलाएं सुरक्षित महसूस की, रोड सेक्टर में सुधार हुआ, लेकिन शिक्षा में गिरावट और हुई और अब इससे अधिक गिरावट की कल्पना में। ठीक है, तो राम उपदेश सिंह आप ये बताइए कि जब ये बात हो रहा है कि एक बार फिर नीतीश कुमार, तो फिर नीतीश कुमार को चुनने के लोग तैयार हैं, क्योंकि जिस जंगल राज की बात बीजेपी ने भी उठाई, अब जंगल राज और सुशासन जो मिल गया है, तो क्या ये मुश्किल है लोगों के सामने कि आप चुने किसको? सुशासन चलेगा कैसे जब जंगल राज साथ होगा? तो पिछले 50-60 साल से जी। जो प्रशासन में, राजनीति में जो सतत गिरावट आती गई है, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी ही नहीं, उसका भागीदार भी एक तरह से कुछ अंश तक रहा हूँ। लेकिन ये जो गिरावट आती गई है उसके पीछे बहुत सारे सामाजिक कारण हैं। विकास हमें वैसा चाहिए, आज जैसे एक म्यूज़ियम बना है, उस म्यूज़ियम से, वर्ल्ड क्लास म्यूज़ियम से क्या फ़ायदा होगा बिहार के गरीबों का? बिहार के गरीबों को तो उससे कुछ नहीं मिलने जा रहा है। पहले उसके पेट में अन्न दीजिए, खाना दीजिए, कपड़ा दीजिए, सड़क दीजिए। जिस किस्म का विकास हुआ है उससे आप लोग खुश नहीं हैं। शिकेश सुलभ, अभी भी हम लोग बात करें कि एजेंडा विकास का है। बिहार के चुनाव में विकास एजेंडा है, मुद्दा है। तमाम कोalition जो है वो जाति के आधार पे बने, टिकट जो है वो जाति के आधार पे बटे हैं। समीकरण चाहे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हो या महागठबंधन, उसमें सिर्फ और सिर्फ जाति हावी है। जंगल राज या सुशासन तमाम चीज पीछे हैं। जो भी राजनीतिक दल हैं वो बात विकास की भले कर रहे हो, पर सबकी कोशिश ये है कि हम अपने राजनीतिक उपनिवेश की तरह विकास को, बिहार को पर कब्जा करें जी। विकास राजनीतिक दलों की मंशा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्या कारण है कि हम इतने असहिष्णु हो चले हैं? जाति और संप्रदाय दोनों, जाति को लेकर के भी उतने असहिष्णु हैं हम, संप्रदाय को लेकर असहिष्णु होते जा रहे हैं। पूरा का पूरा प्रदेश जैसे एक पागलखाने में हमने तब्दील कर दिया है। हमने से मेरा मतलब है राजनीति से मेरा मतलब है। जावेद बैठे हैं, इन्होंने लाठी खाई थी प्रेमचंद रंगशाला को खाली कराने के लिए। खाली होने के 25 वर्ष बाद 25 वर्ष लग गए सरकार को उसे सौंपने में। सरकारें एक दल की नहीं रही। तो आप ये कहिए कविता, कहानी, साहित्य, संगीत, ये आज आप सब बंद कर दीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को कोई अफसोस नहीं हुआ। 20 साल के बाद अंधे, बहरे, हिंसक, लूले लंगड़े पैदा होंगे विचार के स्तर पर। हमारा प्रदेश इसको नहीं सोच रहा है जी। ये सिर्फ इस प्रदेश की बात नहीं है जावेद साहब, ये पूरे हिंदुस्तान में ये दिख रहा है कि विकास जो है वो उसके कई डायमेंशंस हैं जी। विकास सिर्फ कपड़ा पहन लेना और एक बने हुए भव्य महल में रह लेना विकास नहीं होता है। मनुष्य का विकास उसकी कई चीजों से जुड़ा हुआ है, छोटी छोटी चीजें उसमें शामिल हैं। जब ये 28 तारीख को वोटिंग यहाँ पर होगी तो आपके लिए क्या मुद्दा होगा? विकास की बात उन्होंने की कि विकास जो है सिर्फ वो कपड़े, मकान,
से नहीं होता है, तमाम उसके कई पहलू हैं। आप तो थिएटर से जुड़े रहे हैं, आप इसको समझेंगे, कला संस्कृति को। जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या आपके जहन में ये होगा कि विकास कौन देगा? जो दिल्ली का, गुजरात का जो मॉडल है या दिल्ली के विकास का जो मॉडल है, जब स्मार्ट सिटी की बात होती है तो, या फिर कुछ स्मार्ट क्लासेस की भी बात होती है, प्रोफेसर चौधरी बताएंगे, तो हमको लगता है ना तो उसमें बुनियादी मूल रूप से ना तो शिक्षा को लेकर के कोई कमिटमेंट है, ना प्रतिबद्धता है, ना तो समाज को लेकर कोई प्रतिबद्धता है, बल्कि मुझे तो कई बार लगता है कि जुमलेबाजी ज़्यादा होती है, ज़्यादातर जुमलेबाजी होती है। जी। और इस जुमलेबाजी में राजनीति फंसी हुई है। आपने चूंकि दिल्ली की और गुजरात के विकास की बात की, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पे तो पिछले 10 सालों से नीतीश कुमार हैं, जो उसके पहले वो बीजेपी के साथ रहे, पर अब वो बीजेपी के ऑपोजिट खेमे में है। उनका जो विकास था, क्या उनकी लोकप्रियता बरकरार है? नीतीश को लोग दोबारा यहाँ पर चाहते हैं? नीतीश की लोकप्रियता है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ जो दर्शक हैं वो तो जानते हैं कि नीतीश की लोकप्रियता अपनी जगह पर है। हाँ। लालू पहले व्यक्ति है जिन्होंने बिहार की एक खास तरह की पहचान बनाई, लेकिन उसके बाद नीतीश जी ने उसको एक दूसरा रास्ता दिया। तो कुछ लोग तो अब ये भी देख रहे हैं कि नीतीश प्लस लालू इज इक्वल टू बिहार, एक सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और फिर सुशासन दोनों मिलाकर एक बेहतरीन शासन, ऐसा विकल्प भी लोग खोज रहे हैं। तो पहले तो मेरा स्पष्ट मानना है कि हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि लोकतंत्र जो है वो जिंदा रहता है विविधता में, बहुतायत में। लोकतंत्र जिंदा रहता है लोगों की आवाज़ में। अगर आपकी आवाज़ को सिर्फ दो तरफा बना दिया जाए, ये एनडीए है और ये लालू नीतीश हैं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो हमको लगता है कि यहाँ के मतदाताओं को ये बताना चाहिए कि नहीं, लोकतंत्र में और लोग हैं और उनकी आवाज़ भी है। इस बार वामपंथी पार्टियों ने मिलकर जो एकता दिखाई है, और मुझको लगता है उसके नतीजे भी कुछ सामने आएंगे। मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि पागल हाथी पर काबू पाने के लिए ऊंट की ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ ऊंट को आप भी चुन कर भेजिए ताकि ये लोग पागल नहीं हो जाएं, लालू, नीतीश और एनडीए के लोग। इन पागल लोगों से जनता को बचाने के लिए, क्योंकि ये एक उन्माद की तरह से राजनीति चला रहे हैं। कोई सुशासन ऐसी बात कर रहा है, लग रहा है कि उसके अलावा कोई देश में कोई चर्चा ही नहीं है। निवेदिता झा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप पटना में हैं सालों से, पटना में रह रही है, यहीं की रहने वाली हैं। पटना में क्या बदला आपके लिए? ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर लालू के बाद नीतीश आए तो लगभग 10 साल भाजपा के साथ नीतीश ने राज किया। इसलिए भाजपा को भी ये कहने का मुंह नहीं है कि हम जो हैं बहुत विकास किया, क्योंकि 10 साल वो रही है, और 10 साल जो कुछ भी हुआ, अच्छा या बुरा हुआ, तो ये श्रेय नीतीश और भाजपा दोनों को ही जाता है। मेरे लिए, मेरे जैसी महिला के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम एक ऐसे मुल्क में, एक ऐसे राज्य में रहे जहाँ मेरी सुरक्षा हो, जहाँ मुझे चैन से जीने दिया जाए, जहाँ मुझे इस बात का भय नहीं हो कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, या मैं कोई रिलीजन से हूँ, किसी जाति से हूँ, उस वजह से मैं मार दी जाऊँ, इस वजह से मेरी शिक्षा खत्म हो जाए। तो ये मेरे जैसे लोगों के लिए बड़ा सवाल है। और मैं कहती हूँ कि विकास तो जुमला है इन सारी पार्टियों के लिए, विकास के लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा है। ठीक है। वो बिल्कुल, वो अगर विकास की बात होती तो देश में आरक्षण की बात या गाय के लेके मसले नहीं उठाए जाते। इन बातों को तरजीह दीजिए। कि महिलाएं क्या करेंगी, उनकी सुरक्षा का क्या होगा। और इस चुनाव में महिलाओं का एक बड़ी ताकत है जो किसी की भी सरकार बना सकती है। आप अगर वोटिंग फीसदी को देखें, जो मार्जिन रहा है कि 57% महिलाओं ने वोट दिया है, और पिछली बार भी नीतीश सत्ता में आए थे तो महिलाओं की वजह से आए। 10 साल पहले जब माननीय नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात की थी उन्होंने, और उस पर चलकर बिहार को आगे ले जाने में कुछ हद तक समर्थ भी हुए थे। सड़कें बनना भी विकास है, सुरक्षा मिली लोगों को, महिलाएं सुरक्षित महसूस की, तो एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स विकास। और दूसरा उनका गवर्नेंस का था। प्रारंभिक दौर में वो गवर्नेंस इंप्रूव किया, लेकिन जल्दी ही वो गवर्नेंस का मॉडल उनका लोकशाही का नहीं रहा, नौकरशाही का हो गया।
और मैं उन जमाने में कहा करता था कि बिहार में एक व्यक्ति का शासन है, बिहार में मंत्रिमंडल का शासन नहीं है, सचिवों के परिषद का शासन है, जिसका मुखिया चीफ सेक्रेटरी की तरह बिहेव करता है। लुई ऑफ फ्रांस, फ्रांस के राजा की तरह कहता आई एम द स्टेट, आई एम बिहार। उसका फल यह हुआ कि शुरुआती दौर में तो कुछ सुधार हुआ और आने वाले दिनों में वो इसका डिजेनरेशन हुआ और कहीं न कहीं घूमकर वो उस राजनीति के दलदल में फंस गए हैं जिसको मंडल राज 2, मैं आरक्षण का विरोध नहीं करने वाले लोगों में हूँ, लेकिन आज 1990 को वापस लाने की बात हो रही है। मंडल राज 2 जाति के आधार पर बिहार को 2 भागों में बांट दिया गया है और दूसरे लोगों ने धर्म के आधार पर बिहार को बांटने की कोशिश की है। डेवलपमेंट को 2 ढंग से कैटेगराइज करना चाहिए। एक डेवलपमेंट एज ए प्रोवाइडर, ये जो नीतीश कुमार का जो 10 साल का पीरियड में वो प्रोवाइडर का काम किया, रोड्स बने, ब्रिजेस बने, बहुत तरह की चीज बने। मगर एसेंशियल होता है किसी भी डेवलपमेंट का स्ट्रैटेजी इनेबलर का। आप सोसाइटी या समाज को कितना इनेबल करते हैं। क्या यहाँ से लोगों का पलायन रुका है? क्या यहाँ नौकरियां मिल रही हैं? पहला जो एस्पेक्ट है कि नीतीश कुमार रेन एज ए प्रोवाइडर वो टू सम एक्सटेंट सक्सेसफुल रहा है। अच्छा, मगर नीतीश कुमार रेन एज ए इनेबलर ये सब्सटेंटिव नहीं हुआ। ठीक है, आपको लगता है यहाँ पर कि नीतीश कुमार का जो रोल है वो सक्सेसफुल रहा है? क्या लोग यहाँ से बाहर जाना, स्टूडेंट्स का नौकरी के लिए बंद हुआ है, लोग बिहार में लौट के आना चाहेंगे? स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ते हैं कि यहाँ अपने राज्य में आके मुझे नौकरी मिलेगी और अच्छी नौकरी मिलेगी। पलायन चाहे मजदूरों का या स्टूडेंट्स का ये बदस्तूर जारी रहा है और ज़्यादा से यहाँ के बच्चे बाहर जा कर के इतना नाम कमाते हैं। और किसी ने कहा कि कुछ वर्षों के बाद जितने भी ज़िले हैं इस कंट्री में उसमें कलेक्टर या एसपी बिहार का होगा। तो एक बहुत बड़ी बात है ये कि टैलेंट है यहाँ, लेकिन उस टैलेंट को जैसा कि शहवाल जी ने कहा कि इनेबलर है कि नहीं, इनेबल नहीं हो सके हैं लोग। और शिक्षा की गति तो जो है भगवान जाने। जी जी, ऋषिकेश सुलभ साहब, आप चूंकि लेखक हैं, आपको इस समाज में तकलीफ क्या दिखती है और अब क्या सुधार चाहते हैं? मैं वही क्या सुधार जो चाहते हैं तकलीफ दिखी वो ये दिखी कि आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, इतने वर्षों के बाद प्रदेश की सरकार बनेगी और हम अपने युवाओं को, पूरी नई पीढ़ी को हम सौंप रहे हैं जाति, धर्म, हिंसा, असहिष्णुता, घृणा। ये है वोट के मुद्दे इस प्रदेश में। जिस प्रदेश में कोई इंडस्ट्री नहीं है, जिस प्रदेश का अधिकांश हिस्सा 8 महीने जल में डूबा रहता है ना, जिस प्रदेश में खेती के नाम पर अगर फसल चली जाती है तो दूसरी फसल उपजाने के योग्य नहीं होता है किसान। बहुत सारी आत्महत्याओं की खबर आती है। हमारे यहाँ मृत्यु की खबर बिल्कुल दूसरे ढंग से आती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं क्या उम्मीद करूं, किससे उम्मीद करूं? चुनाव के जो मुद्दे हैं वो जाति है और वो धर्म है, विकास की बात हो रही है, जैसा कि अभी ऋषिकेश सुलभ ने कहा कि आप सौंप यही रहे हैं मुद्दे। लोकतंत्र में आजकल का जो प्रैक्टिस चल रहा है उसमें कई बार मुझको लगता है कि डिजाइन किया जाता है। डिजाइन समझ रहे हैं ना आप लोग? ये डिजाइन किया जाता है कि हम हिंसा यहाँ पर करेंगे, हम इस तरह से मुसलमान को, मैंने एक भीड़ उकसा कर एक मुसलमान व्यक्ति को मारेंगे, हम इस तरह से जाति और आरक्षण की बातें करेंगे और इस तरह से हमारे मत का अपहरण करेंगे ये लोग उसको लूटेंगे। सांप्रदायिकता की कोशिश की जा रही है। विकास जो है वो ऊपर ऊपर दोनों लोग कह देते हैं जाके अपनी अपनी रैलियों में, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर यार जनता भी उसके लिए जिम्मेदार है। विकास के वोट डालते हैं आप लोग कहीं भी, यहाँ की बात नहीं है, यूपी हो कहीं भी बात हो, कई जगह डालते हैं, शॉपिंग मॉल बनाते हैं और वो विकास है। विकास कुछ लोगों के लिए वो शॉपिंग मॉल ही विकास है, कुछ लोगों के लिए वो बड़े बड़े जो बाजार हैं वो है, कुछ लोगों के मैकडोनल्ड विकास है, कुछ लोगों का अमेरिका का ये कंपनी आ जाना ये विकास है। मेरे लिए नहीं है, कम से कम मेरे लिए ये नहीं है। मेरे लिए लोकतंत्र का वो जिंदा रहना और उसको अलग अलग ढंग से व्यक्त होना और ज्यादा से ज्यादा जनता की आवाज का रिप्रेजेंटेशन होना। ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, उसके बाद और जो तमाम लोग पटना के यहाँ बैठे उनसे भी पूछना चाहूंगी कि उनके लिए विकास क्या है।